अगर मैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की बात करूं कि ज़ाहिर बात है एक्सक्रीशन है तो एक्सक्रीशन पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम है हमारे पास। तो सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स आप कह सकते हैं या डिफरेंट पार्ट्स कह सकते हैं जो इकट्ठे मिलकर काम करते हैं। तो अगर हम ह्यूमन की बात करें तो हमारे अंदर दो एक्सक्रीटरी ऑर्गन हैं, जिसमें से नंबर 1 हमारा लिवर है और नंबर 2 हमारी किडनीज़ है। अब देखें जी, जो लिवर है आपका, जो जिगर है बेसिकली, ये मेटाबॉलिक वेस्ट को प्रोड्यूस करवाएगा। मेटाबॉलिक वेस्ट को प्रोड्यूस करवाने के बाद ये मेटाबॉलिक वेस्ट को ब्लड के अंदर रिलीज़ कर देगा और ये मेटाबॉलिक वेस्ट ब्लड के थ्रू होते होते आपकी किडनीज़ के पास जाएंगे। किडनीज़ इन ब्लड को फ़िल्टर करेंगी, इन ब्लड में से जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट हैं या डिफरेंट साल्ट्स हैं या वाटर हैं उनको रिमूव करेगी और यूरिन के थ्रू बॉडी से रिमूव करवा दिया जाएगा। तो दैट इज़ हाउ दीज टू ऑर्गन्स परफॉर्म इकट्ठे परफॉर्म करते हैं। अगर हम एक एक करके डिस्कस करें तो पहला जो आज का हमारा प्रॉपर टॉपिक है दैट इज़ आवर लिवर, यानी कि हमारा जो जिगर है, हमारी जो कलेजी है, बेसिकली दैट इज़ लिवर। और लिवर के बारे में एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बता दूं कि ब्रेन के बाद अगर कोई ऑर्गन सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिक फंक्शंस या काम परफॉर्म कर रहा है तो ये आपका लिवर है। लिवर बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक फंक्शंस परफॉर्म करता है, डिफरेंट टाइप्स के मेटाबॉलिक फंक्शंस परफॉर्म करेगा। ये स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझ आती जाएगी कौन कौन से। कुछ तो फंक्शंस हम इंशाल्लाह आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे, कुछ फंक्शंस आप लोगों ने पहले से पढ़े हुए हैं, कुछ फंक्शंस हम आगे जाके इस टेक्स्ट बुक के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर हम लिवर की बात करें तो लिवर को हम सेंट्रल मेटाबॉलिक स्टेशन कहते हैं, यानी कि जो मेन आपका मेटाबॉलिज्म चल रहा है उसका जो सेंटर है, दरमियान में जो चीज़ मौजूद है वो लिवर है। लिवर बेसिकली कंट्रोल कर रही होती है तमाम बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शनिंग है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जैसे ही आप फूड खाते हैं तो फूड जब आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है तो इलियम से जब एब्जॉर्प्शन होती है तो वहाँ से एक वेन निकलती है, दैट इज़ हिपैटिक पोर्टल वेन। और हिपैटिक पोर्टल वेन ये जो फूड आपने खाई है इसे सबसे पहले लिवर के पास लेके जाती है। आगे लिवर इसको स्टोर करता है, इसको यूटिलाइज करता है, इससे एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इसकी डीमाइनेशन करता है, जो भी काम करता है वो बात की बातें हैं। बहरहाल जी, इस पॉइंट से आप लोगों को समझ आ जाएगी कि जो भी आपने चीज़ खाई है वो सबसे पहले चेक होने के लिए आपके लिवर के पास जाती है। इसी वजह से हम कह देते हैं कि लिवर सेंट्रल मेटाबॉलिक क्लियरिंग स्टेशन है, ये भी हम नाम देते हैं। सेंट्रल मेटाबॉलिक क्लियरिंग स्टेशन का मतलब क्या हुआ कि ये क्लियर करता है ब्लड को। जो ब्लड इसके पास आएगा उस ब्लड के अंदर अगर खुदा न खासा टॉक्सिक कंपाउंड्स हैं, फॉर एग्जांपल उसमें पेस्टिसाइड्स हो सकती हैं, उसमें एंटीबायोटिक्स हो सकती हैं, उसमें ड्रग्स हो सकती हैं, डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। इस फिनोमिनन को बेसिकली ये हम डिस्कस भी करेंगे फंक्शन में, दैट इज़ नॉन एज डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि ये जो टॉक्सिक कंपाउंड्स हैं उनके मुज़िर इसरात को ख़त्म करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, यानी कि ये आपके ब्लड को क्लियर करेगा। क्लियर करने का मतलब ये हुआ कि अगर उसमें खुदा न खासा कोई केमिकल कंपाउंड्स ऐसे मौजूद हैं जो बॉडी के लिए नुकसानदेह हैं तो उसे पहले ये क्लियर करेगा। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जिसका मैं पहले ही डिस्कस कर रहा था, जो लिवर है ये होम्योस्टेसिस यानी कि स्टेट को सेम रखने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इवन ये जो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स हैं इनके दरमियान ये इंट्रैक्शन करवाएगा। अब आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है कि अगर हम फॉर एग्जांपल स्किन की बात करें, ये जो आपकी जिल्द है, स्किन, अब स्किन में आप देखें ना तो एक बड़ी कॉमन सा फिनोमिनन है कि स्किन स्वेट प्रोड्यूस करती है, स्वेटिंग होती है स्किन के थ्रू, जिसको हम पर्सपायरेशन का भी नाम देते हैं। अब जब पसीना आता है तो पसीने में अगर आप देखें तो पसीने में वाटर होता है और वाटर के साथ साथ डिफरेंट टाइप्स के साल्ट्स होते हैं। अब जब पसीना बॉडी से बाहर निकलेगा इसका मतलब है रिमूवल हो रही है वाटर की और साल्ट्स की। इसी तरह से एक सवाल जहन में पैदा होता है कि हम स्किन को, वाई स्किन इज़ नॉट कंसिडर्ड एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन, कि स्किन को हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पर क्यों नहीं लेते। चूँकि जब मैंने एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात की थी तो मैंने दो ऑर्गन्स लिखवाए थे। नंबर 1 मैंने लिवर की बात की थी, नंबर 2 मैंने किडनीज़ की बात की थी, तीसरे ऑर्गन की मैंने बात नहीं की थी, स्किन की मैंने बात नहीं की थी। और यहाँ पे भी यही सवाल पैदा हो रहा है कि हालांकि स्किन के ज़रिए भी वाटर को रिमूव किया जा रहा है, स्किन के ज़रिए साल्ट्स को रिमूव किया जा रहा है। इवन अगर आप स्किन देखें ना तो स्किन के अंदर अगर मैं स्किन को फॉर एग्जांपल बाहर निकाल के देखूं तो स्किन के अंदर स्वेट ग्लैंड्स तो मौजूद होंगी ही होंगे। स्वेट ग्लैंड के साथ एक और ग्लैंड मौजूद है, दीज आर
सिबेशियस ग्लैंड जिनको हम सुडोरीफेरस ग्लैंड का भी नाम देते हैं, और ये जो स्पेशियस ग्लैंड होते हैं या जो सुडोरीफेरस ग्लैंड होते हैं ये बेसिकली सीबम प्रोड्यूस करते हैं, या सीबम को हम ऑयल भी कहते हैं। तो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि स्किन ऑयल को भी खारिज कर रही है, स्किन वाटर को भी खारिज कर रही है, स्किन साल्ट्स को भी रिमूव करवा रही है। तो सवाल अगेन वही हमारा वहीं का वहीं है कि वाई स्किन इज़ नॉट कंसिडर्ड एज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन। अब इसकी अगर हम आंसर की तरफ चलें, इसकी अगर हम रीज़न की तरफ चलें, इसकी अगर हम लॉजिक की तरफ चलें कि क्यों हम स्किन को एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पर नहीं मानते। देखें, अगर मैं नंबर 1 स्वेट की बात करूं, पसीने की बात करूं, तो स्वेटिंग जो है बेसिकली ये थर्मो रेगुलेशन करवाने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये भी आगे चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि जब पसीना आता है ना, पसीने आने का मकसद ये होता है कि स्वेटिंग का मकसद ये होता है कि आपकी बॉडी की हीट को बॉडी से बाहर निकाला जाए। और ये भी आप लोगों को पता है जब स्वेट एवेपोरेट होगा तो एवेपोरेशन की वजह से कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब है स्वेटिंग जो है, पसीना जो है, वो वेस्ट को बॉडी से रिमूव करने के लिए नहीं प्रोड्यूस करवाया जा रहा, बल्कि बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करवाने के हवाले से पसीना आता है। दूसरा, अगर मैं सीबम की बात करूं, ये जो ऑयल है ये बेसिकली बैरियर का काम करेगा अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि जरासीम आपकी स्किन के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर दाखिल ना हो। और दूसरा इंपॉर्टेंट काम, ये जो ऑयल है ये आपकी स्किन को सॉफ्ट, यानी कि ये स्किन सॉफ्टनिंग एजेंट के तौर पर, यानी कि जो ऑयल है ये एमोलिएंट के तौर पर काम करता है। इसी वजह से हम स्किन को एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पर नहीं लेते। अगर हम लिवर की बात करें तो लिवर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक साइकिल चलता है दैट इज़ नॉन एज यूरिया साइकिल। चूँकि हम ह्यूमन हैं, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, हम यूरियोटैलिक हैं, हम जो प्रिंसिपल नाइट्रोजिनस वेस्ट है वो यूरिया प्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अमोनिया को कन्वर्ट करना पड़ेगा यूरिया के अंदर, और एक साइकिल चलता है आपके लिवर के अंदर जिसको हम यूरिया साइकिल का नाम देते हैं। अब अगर मैं यूरिया साइकिल की रिक्वायरमेंट्स की बात करूं तो 2 चीज़ें हमें चाहिए। नंबर 1, हमें अमोनिया मॉलिक्यूल चाहिए, और अमोनिया मॉलिक्यूल्स की तादाद हमें कितनी चाहिए? 2, यानी कि 2 अमोनिया मॉलिक्यूल चाहिए। और नंबर 2, हमें 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल चाहिए। ये जी हमारी रिक्वायरमेंट हो जाएंगी। अब इस पूरे साइकिल को हम एक फ़्लो शीट की मदद से समझते हैं। मैं थोड़ा सा डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा, हालांकि जो टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा हुआ है आप वही याद कर लें। यूरिया साइकिल काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एफएससी लेवल पे चूँकि बच्चे का स्टार्ट होता है, इसी वजह से हम सिंपल सा समझा देते हैं उसे, ताकि बेसिक उसे आगाही हो जाए या उसे पहचान हो जाए कि साइकिल में कौन कौन से कंपाउंड्स आ रहे हैं। इवन हम एंजाइम्स को नहीं डिस्कस करेंगे, हम केमिकल फार्मूलों को नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे अगले लेवल पे जाके तो वो तो आपको डिटेल के साथ करवाएंगे। देखिए, फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे पढ़े हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा है, क्रेब्स साइकिल पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ा है, और कहीं पे भी हम लोगों ने फार्मूलों की बात नहीं की, कहीं पे भी हम लोगों ने एंजाइम्स की बात नहीं की। बहरहाल मैं थोड़ा सा एडवांस बताऊँगा ताकि आपको समझ आ जाए। अगर आप फ्लो शीट का टॉप देखते हैं ना, तो टॉप पे जाके जो आपको सबसे पहले जो आपको आयंस नज़र आएंगे, दीज आर अमोनियम आयंस। एक तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल नज़र आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होगा साइकिल के अंदर। दूसरा, अमोनियम आयंस एंटर होंगे साइकिल के अंदर। अब अगर मैं इन अमोनियम आयंस की बात करूं कि अमोनियम आयंस आते कहाँ से हैं, तो बेसिकली हम लोगों ने देखा था जब अमाइनो एसिड का कैटाबॉलिज्म होता है, जब अमाइनो एसिड की ब्रेकडाउन होती है, जिसको हम लोगों ने डीअमाइनेशन का नाम दिया था, तो इस अमाइनो एसिड में से अमाइनो ग्रुप को रिमूव करवा लिया जाता है, और इस अमाइनो ग्रुप को अमोनिया के अंदर, अमोनिया गैस के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है, और अमोनिया को फर्दर हम अमोनियम आयंस के अंदर भी चेंज करवा सकते हैं। अब जी होगा क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हुआ साइकिल के अंदर, दूसरे नंबर पे अमोनियम आयन एंटर हो गए। एक एंजाइम है दैट इज़ कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज। ये क्या करेगा? एटीपी मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन करवाई जाएगी। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जैसे टूटेगा, टूटने के नतीजे में ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के अंदर और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर चेंज हो जाएगा। नतीजा क्या होगा? इस पूरे केमिकल रिएक्शन के दौरान एक केमिकल कंपाउंड बनेगा जिसको हम कार्बोमाइल फॉस्फेट का नाम देते हैं। अब जी हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करना है अपना यूरिया साइकिल दैट इज़ फ्रॉम कार्बोमाइल फॉस्फेट। एक लीवर सेल के अंदर, जिसको हम हेपेटोसाइट्स का नाम देते हैं, एक प्रिकर्सर यानी कि स्टार्टिंग केमिकल कंपाउंड मौजूद होता है जिसको हम ऑर्निथीन का नाम देते हैं। अब जी ये हमारा स्टेप नंबर 1 स्टार्ट होने लगा कि ऑर्निथीन रिएक्ट करेगा इस कार्बोमाइल फॉस्फेट के साथ,
और रिएक्शन के नतीजे में जो फर्स्ट केमिकल कंपाउंड बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज सिट्रोलिन। और इस केमिकल रिएक्शन को एक एंजाइम कैटलाइज करवाएगा, दैट इज OTC, दैट इज ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामाइलेज। ये जी हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया कि ऑर्निथिन रिएक्ट किया कार्बामाइल फॉस्फेट के साथ और फॉर्मेशन हो गई सिट्रोलिन की, और जिस एंजाइम ने ये रिएक्शन कैरी आउट करवाया दैट इज OTC। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, दूसरे स्टेप में क्या होगा, एक और अमोनिया मॉलिक्यूल ऐड होगा, यानी कि एक और अमोनियम आयन आएगा, और ये जो अमोनियम आयन है ये बेसिकली एस्पार्टेम डोनेट करेगा। अब ये जो एस्पार्टेम अमोनियम आयन डोनेट करेगा, अगेन इस स्टेप में भी ATP की ब्रेकडाउन होगी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की ब्रेकडाउन होगी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बनेगा प्लस पायरोफॉस्फेट PPI बनेंगे। अब होगा क्या कि ये सिट्रोलिन कन्वर्ट करवा दिया जाएगा आर्जिनोसक्सीनेट के अंदर, और जो एंजाइम इस रिएक्शन को कैरी आउट करवाता है दैट इज़ AS फॉर आर्जिनोसक्सीनेट सिंथेटेज। ये जो हमारा स्टेप नंबर 2 है कि सिट्रोलिन हमारा कन्वर्ट हो गया आर्जिनोसक्सीनेट के अंदर। स्टेप नंबर 3 में क्या होगा कि आर्जिनोसक्सीनेट कन्वर्ट करवाया जाएगा आर्जिनिन के अंदर, और इस स्टेप को जो एंजाइम कैरी आउट करवाएगा दैट इज़ AL फॉर आर्जिनोसक्सीनेट लाइएज। और इस स्टेप में अगर आप देखते हैं तो फ्यूमारेट जो मॉलिक्यूल है वो रिएक्शन से बाहर निकाल दिया जाएगा। स्टेप नंबर 4 में क्या होगा, ये जो आर्जिनिन है, आर्जिनिन के ऊपर एक एंजाइम आके एक्ट करेगा दैट इज़ आर्जिनेज। वाटर मॉलिक्यूल ऐड करवाए जाएंगे साइकिल के अंदर, और वाटर मॉलिक्यूल की एडिशन की वजह से ये जो आर्जिनिन है इसको ये एंजाइम आर्जिनेज ब्रेक करेगा और यूरिया बनेगा। यूरिया साइकिल से बाहर निकाल दिया जाएगा और अल्टीमेटली इस यूरिया को किडनीज की तरफ पहुंचा दिया जाएगा। बाकी जो आर्जिनिन है इसको दोबारा से प्रिकर्सर स्टार्टिंग मॉलिक्यूल के अंदर, कंपाउंड के अंदर चेंज करवा दिया जाएगा, दैट इज़ ऑर्निथिन। ये जी हमारा स्टेप नंबर 4 है। तो ये 4 मरहले हैं, 4 स्टेप हैं, हालांकि मैंने कहा स्टेप तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये 4 सिंप्लीफाइड स्टेप हैं ऑफ यूरिया साइकिल। जो हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर यूरिया साइकिल बना हुआ है सिंपल सा, कि अगर आप उसको देखते हैं तो आपको अगेन स्टेप नंबर 1 में एक अमोनिया मॉलिक्यूल चाहिए, एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल चाहिए, ये 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे ऑर्निथिन के साथ और ऑर्निथिन को कन्वर्ट करवा दिया जाएगा सिट्रोलिन के अंदर। ये हमारा स्टेप नंबर 1 है। सिट्रोलिन स्टेप नंबर 2 के अंदर चेंज हो जाएगा आर्जिनोसक्सीनेट के अंदर। स्टेप नंबर 3 में आर्जिनोसक्सीनेट चेंज हो जाएगा आर्जिनिन के अंदर, और स्टेप नंबर 4 में आर्जिनिन के ऊपर एंजाइम एक्ट करेगा आर्जिनेज। एक तो यूरिया बनेगा जो साइकिल से बाहर चला जाएगा, और दूसरा आर्जिनिन को दोबारा से प्रिकर्सर स्टार्टिंग कंपाउंड में यानी कि ऑर्निथिन के अंदर कन्वर्ट करवा दिया जाएगा।